हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकाई 3 पढ़कर समझना। 15 नंबर का दोस्तों आपका ये यूनिट होने वाला है, यानी कि यहाँ से कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी आने के चांसेस हैं और मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे। तो पूरा डिटेल में हम ज़्यादा नहीं जाते हुए जो जो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं पर हम प्रॉपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है ताकि अच्छे से आपको ठीक तरीके से सारा मैटर समझ में आ जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और क्या एग्जाम में हमारे कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले के जो सारे यूनिट्स हैं वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहाँ से हिंदी की प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे जो वीडियोज़ हैं वो देख लेंगे। पठन समझ की संपूर्ण प्रक्रिया है। पाठ्य सामग्री को समझकर उसके निहित भाव को आत्मसात करके संदर्भों से जोड़ना तथा उसके आधार पर अपना स्वतंत्र मन बनाना ही सही मायने में पठन है। थोड़ा सा देखिए, परिभाषा आपको थोड़ी हार्ड लग रही होगी, बट हम नॉर्मल भाषा में समझें कि कुछ लिखा हुआ है, जैसे आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आपने एक बार पढ़ा और फिर पढ़ करके आप इसका भावार्थ समझ गए, तो वही दोस्तों सही मायने में पढ़ना हुआ। सही है, पढ़कर समझना कि जो लाइन है वो क्या कहना चाह रही है, उसका भावार्थ हमने समझ लिया है, मतलब कि पढ़कर समझना हमारा हो गया है। परंपरागत रूप से पठन के निम्नलिखित चरण माने जाते हैं। तो आइए अब यहाँ पर पठन के चरण देख लेते हैं, पढ़ने के चरण। पहला है प्रत्यभिज्ञान। इसका आशय है कि किसी शब्द की रचना व उसके उच्चारण रूप के प्रति जो मानसिक बिंब बनता है, प्रत्यभिज्ञान है। यह पठन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। पहला चरण है, क्रम से है, आप उल्टा पुल्टा किसी को नहीं करेंगे, क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है अर्थग्रहण। पहले तो हमने पढ़ा और फिर दूसरा क्या है, अर्थग्रहण। इस सोपान में पठन सामग्री के निहित अर्थ को भली भांति समझा जाता है। इसमें पाठक चिंतन मनन के द्वारा पाठ सामग्री की व्याख्या व विश्लेषण करता या करती है। यानी कि आपने क्या पढ़ा उसके बारे में आप मन में विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि जो लाइन है जो मैंने पढ़ी अभी, वो एक्चुअल में कहना क्या चाह रही थी, तो उसके बारे में ही। तीसरा अब यहाँ पर देखिए तो मूल्यांकन व प्रतिक्रिया। इस चरण में अर्थग्रहण के साथ साथ लेखक के द्वारा प्रस्तुत घटना, विचार, भाव व मंतव्य को समझते हुए मूल्यांकन करता है, साथ ही इससे संबंधित वैचारिक व भावात्मक प्रक्रिया भी व्यक्त करता है। यानी कि जो लाइन मैंने पढ़ी उसका मंतव्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो वो भी मूल्यांकन व प्रतिक्रिया में समझा जाता है। चौथा है अनुप्रयोग। यह पठन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। किसी पाठ्य सामग्री को पढ़कर पाठक उसमें निहित भावों विचारों के संदर्भ में अपनी सहमति या असहमति निर्मित करता है। सारे स्टेजेस पार करने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि ये जो वाक्य हमारे लिए लिखा हुआ था वो हमारे लिए सही है या गलत है, उसके बारे में फिर यहाँ पर सहमति या असहमति बाद में लास्ट में दी जाती है। पहले क्या करेंगे, हम जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ समझेंगे कि लेखक क्या कहना चाह रहा था, लेखक का इसके पीछे उद्देश्य क्या था, और फिर आ जाता है कि हमारी सहमति, क्या हम इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पढ़ना क्या है। पढ़ने का अर्थ समझना मात्र ही नहीं होता, अपितु अर्थ को आत्मसात कर संदर्भ के व्यापक अर्थ में जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानना, दुनियादारी से परिचित होना, नवीन विचारों व भावों का उत्पन्न होना, विश्लेषण की क्षमता विकसित करना, कल्पना शक्ति से चिंतन व मनन करने की क्षमता को बढ़ाने को सम्मिलित किया जाता है। पढ़ने की इन सभी कुशलताओं से विद्यार्थी अपने परिवेश, सांस्कृतिक व साहित्यिक संदर्भों से जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको अगर पढ़ने की परिभाषा पूछे कि पढ़ना क्या है, तो आप पढ़ना जानते हैं कि पढ़ना है, कुछ लिखा हुआ है तो उसको पढ़ करके हम उसका भावार्थ समझेंगे, बट एक सेंटेंस के रूप में एक तरह से पारिभाषिक रूप से किस प्रकार से लिखेंगे तो आप यहाँ पर इसमें देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कि पढ़कर समझने का सैद्धांतिक पक्ष क्या है। पढ़कर समझना एक सहज कौशल नहीं है, यह एक मानसिक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो विद्यार्थी, शिक्षकों व बच्चों में सीखने सिखाने के स्तरों में वृद्धि करती है। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को पढ़कर समझने में कई प्रकार की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। पाठ को समझने के स्तर पर शाब्दिक और विश्लेषणात्मक जटिलताएं विषय वस्तु का सार ग्रहण करने में बाधक होती है। शब्दों का जो उच्चारण है वो अर्थग्रहण, शब्द और वाक्यों का पूर्वोपर संबंध जोड़ना, विविध विधाओं को पढ़कर उनका सार ग्रहण करना, विश्लेषण करना, संदर्भों के साथ उनको जोड़ना व प्रयोग करना, ये सब पढ़कर समझने की प्रक्रिया के विभिन्न रूप हैं।
शिक्षण के दौरान अनेक प्रकार की पाठ्यपुस्तकों व विधाओं से शिक्षक का सामना होता है। शिक्षण प्रारंभ करने से पहले विद्यार्थी शिक्षक को पाठ की जटिलता के स्तर को भली प्रकार से जान लेना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा और विषय वस्तु दोनों में जटिलता आ जाती है, यानी कि जटिलता को पहले देख लेना चाहिए, उसके बाद में कि पाठ का लेवल क्या है तो उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में 2 प्रकार की रचनाएं शामिल होती है, कुछ गहन अध्ययन के लिए, कुछ द्रुत पठन के लिए। और गहन अध्ययन के लिए कविता, निबंध, जीवनी जैसी विधाएं पाठ्य सामग्री का हिस्सा होती है। वही द्रुत पठन के लिए संस्मरण, एकांकी, नाटक, यात्रा संस्मरण जैसे विधाओं को जगह दी जाती है। यहाँ इस बात को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए कि पठन के स्तर के निर्धारण का आधार विधा नहीं है, बल्कि रचना में भावों, विचारों की प्रकृति व प्रस्तुति पर निर्भर करता है। पाठ की जटिलता व उसकी समझ के स्तर क्या क्या है, हमारा अगला टॉपिक है। पाठ की जटिलता व उसकी समझ के स्तर क्या क्या होने चाहिए। पहला है भाषागत जटिलता का स्तर, दूसरा है शब्द स्तरीय जटिलता, तीसरा है वाक्य स्तरीय जटिलता के स्तर, चौथा है शब्द शक्ति के स्तर, पांचवा है अनुच्छेद स्तर की जटिलता, छठा है सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता के स्तर, और सातवां है यहाँ पर विचार स्तरीय जटिलता, आठवां है विद्या स्तरीय जटिलता। अब सिर्फ दोस्तों हमने यहाँ पर जटिलता के स्तरों के बारे में ही जानकारी ली है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको सिर्फ दोस्तों इनके नाम आदि पूछेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अगला यहाँ पर टॉपिक है हमारा पढ़कर समझने के क्या क्या उद्देश्य हैं। पहला है पढ़ने के संप्रत्यय की समझ अर्जित करके शिक्षण प्रक्रिया में उसका व्यवहारिक प्रयोग करना। दूसरा है पढ़ने के सैद्धांतिक पक्ष व पाठ्य वस्तु की जटिलता, उसके कारकों व प्रक्रिया को जानने का। तीसरा है उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री, पाठ्येतर सामग्री व बाल साहित्य के अध्ययन मनन की दक्षता हासिल करना। चौथा है पठित वस्तु के विश्लेषण, संश्लेषण व मौलिक तार्किक चिंतन की प्रवृत्ति का विकास करना। तो ये सारे थे पठन के उद्देश्य। अब आ जाता है पठन और वाचन में मेन अंतर क्या है। पठन का मतलब पढ़ने में, वाचन मतलब बोलने में। तो पढ़ने में और वाचन में दोनों शुरुआत में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन यहाँ वाचन में उच्चारण, लय, गति, आरोह अवरोह, बलाघात आदि पर बल लगता है, वही पठन में समझ पर बल लगता है। यानी कि बोलने में हम लय के आधार पर बोलते हैं कि कौन सा वाक्य जो है किस तरह से बोलना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, तो इस पर रहता है। और पठन में समझ पर बल रहता है कि क्या लिखा हुआ जो है उसको हम ठीक से समझ पा रहे हैं या ऐसे ही टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलता है वाचन 3 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन। इनके बारे में भी थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन क्या होता है। एक व्यक्ति द्वारा किया गया सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन कहलाता है। यह प्राय बड़ी कक्षाओं में प्रयुक्त किया जाता है। सारे जो सेंटेंसेस हैं, सारे जो परिभाषाएं हैं वो सरल भाषा में लिखी हुई है, तो आप दोस्तों आसानी से समझ जाएंगे। और अगर किसी शब्द का अर्थ आपको नहीं आता है तो आप उसका गूगल से सिंपली सर्च करके पता कर लेंगे। परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। दूसरा है सामूहिक वाचन क्या हुआ, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो उसे सामूहिक वाचन कहते हैं। और सामूहिक वाचन छोटी कक्षा में होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में। वहाँ पर आपको गिनती बोलने के लिए कहा जाता है, तो एक बच्चे को सामने खड़ा करके बोल देंगे तो फिर एक बोलेगा और सारे उसको प्रतिक्रिया करेंगे, तो ये सामूहिक वाचन के अंतर्गत आता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके इस यूनिट में है ब्रेल लिपि का। इसका प्रयोग नेत्रहीन बच्चों के लिए किया जाता है। ब्रेल लिपि में एक डॉट की औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आ सकता है, ऑप्शनल भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पर। ब्रेल लिपि में एक डॉट की औसतन ऊंचाई होती है 0.02 इंच। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के कारण समेकित शिक्षा अनिवार्य हो गई। इसी कारण विशेष क्षमता वाले बालकों के शिक्षण के लिए शिक्षक को उनके लिए संवेदनशील होना चाहिए। दृष्टिबाधित छात्र भी कक्षा में पढ़ते हैं, अतः शिक्षक को ब्रेल लिपि की समझ भी आवश्यक है। ब्रेल द्वारा लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या 6 होती है। ये भी दोस्तों आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि
ब्रेल लिपि द्वारा लिखने के आधार बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक कविता। कवि द्वारा मंच पर पढ़ी जाने वाली कविता का आकर्षण बिंदु उसकी वाचन शैली होता है। वाचन में अर्थ झलकता हो। कविता का सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, रूपात्मक सौंदर्य, गुणात्मक सौंदर्य। यहाँ पर दोस्तों छोटे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कविता क्या होती है, कविता के जो सौंदर्य है वो कितने प्रकार का होता है, नाम बताइए। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं, तो उनको भी आपको यहाँ पर देख लेना है। कविता कभी कभी संश्लिष्ट बिंबों के कारण भी जटिल हो जाती है, अतः ऐसी पंक्तियों को पहले से ही रेखांकित करके कठिन शब्द, लाक्षणिक शब्द, अलंकारित शब्द आदि को समझने का प्रयास करें। व्याख्या शब्दों, लोकोक्तियों, अवतार कथाओं सभी की हो सकती है। कविता में कवि द्वारा जो संदेश दिया जाता है उस तक पहुंचने पर ही कविता पठन और शिक्षण सार्थक हो सकता है। कविता में जो संदेश दिया जाता है उस तक पहुंचने पर ही कविता पठन और शिक्षण सार्थक हो जाता है। तो इसको लाइन को आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे। छोटे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं और बड़ा भी यानी कि 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बन सकता है। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं संस्मरण की। तो संस्मरण में अतीत से जुड़े संदर्भों, प्रसंगों, परंपराओं आदि से रूबरू होते समय उसे आसपास के परिवेश एवं वातावरण से संबंधित करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं आत्मकथा के बारे में। तो आत्मकथा में लेखक के गुणों के साथ साथ दोषों पर भी विचार करना चाहिए। लेखक जिन कठिनाइयों, विपत्तियों का सामना कैसे किया उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक दुविधाओं में लेखक के व्यवहार पर भी विशेष ध्यान अपेक्षित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर पढ़कर समझने की क्षमता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, विद्यार्थी शिक्षक की पढ़कर समझने की क्षमता संवर्धन के लिए यह अपेक्षित है कि वह उच्च माध्यमिक स्तर की सामग्री को भली प्रकार समझ सके। इसके लिए कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, समाचार, विज्ञापन, कार्टून इत्यादि विविध विधाओं के संकेतार्थों, उद्देश्यों व रूपों की जानकारी जरूरी है। विद्यार्थी शिक्षक को यह भी ध्यान रखना होगा कि उक्त सामग्री का निर्माण किसके लिए व क्यों किया गया है, उसके पठन से क्या फलितार्थ होगा। पठित वस्तु की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति व भाषांतर कर पाना इसके अन्य पहलू हैं जो इस समय को मुकम्मल बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सस्वर वाचन के गुण क्या क्या हैं। तो शुद्ध उच्चारण, दूसरा है उचित ध्वनि का निर्गम, तीसरा है उचित बल तथा विराम का प्रयोग किया जाना सस्वर वाचन में, चौथा है यहाँ पर उचित लय तथा गति का प्रयोग, पांचवा है उचित हाव भाव, छठा है उचित वाचन मुद्रा, सातवां है प्रभाव उत्पादकता यानी कि सामने वाले पर प्रभाव भी ठीक तरीके से डालेगी अगर हम सस्वर वाचन करेंगे, आठवां है अंगों का संचारण, नौवां है स्वाभाविकता। रोज हम सस्वर वाचन करते रहेंगे तो हमारे अंदर स्वभाव में ही आ जाएगा कि हमें हर बात जो है सस्वर वाचन करनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर मौन वाचन से क्या क्या लाभ हैं। पहला है इससे ध्यान केंद्रित रहता है, लेकिन यह ऊंची कक्षा के लिए उपयोगी है, छोटे वर्गों के लिए नहीं। दूसरा है मौन वाचन के अभ्यास से पाठक कम समय में अधिक पढ़ लेता है और शीघ्र समझ लेता है। ये बड़ी यानी कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। छोटे बच्चे मन में नहीं पढ़ते हैं, वो बोल बोल कर ठीक तरीके से याद कर पाते हैं। तीसरा है इससे विचार संग्रह की प्रवृत्ति का संवर्धन होता है। चौथा है जीवन का अधिकांश वाचन मौन ही होता है। राजनीतिक, चिकित्सालय, स्टेशन आदि जगह इसकी आवश्यकता होती है जहाँ पर हमें मौन रहने को कहा जाता है, तो वहाँ पर इसकी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। अगर दोस्तों आपको इस यूनिट की PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर देंगे खुशी, और वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर देंगे और अच्छा सा कमेंट भी आपको करना है और अपने सभी BSTC फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी करना है। चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ।